शुरू करें कार्यक्रम। चलिए, क्या डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में हम लोग? पीरियोडिक प्रॉपर्टी यूनिट है, और पीरियोडिक प्रॉपर्टी यूनिट में जब 10th क्लास में हम लोग हुआ करते थे तो 10th क्लास की लास्ट यूनिट भी यही तो थी, है ना? 10th क्लास की लास्ट यूनिट भी यही है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी। बड़े सस्ते में निपट गई थी, वहां तो इतने दिन में तो खत्म ही हो गए थे, पूरी कहानी पढ़ डाली थी हम लोगों ने, है ना? एक क्लास में तो यूनिट ही खत्म हो जाएगी, 2 क्लास में। यहाँ तो अभी शुरू हुई है। हम बात कर रहे थे एटॉमिक रेडियस की, ठीक? 2 मिनट पहले हम पुराना रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम आगे की बातें करेंगे यहाँ पर, है ना? एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे थे, और एटॉमिक रेडियस की एक जो हमने डेफिनेशन बनाई हुई थी, वो डेफिनेशन ये थी कि कोई भी एक एटम है, उस एटम के सेंटर में यहां पर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तक की जो डिस्टेंस है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तक की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम लोग क्या कह रहे थे? रेडियस कह रहे थे, ठीक? और एटम के अंदर मेजर कर रहे हो तो आपने नाम दे दिया है इसको, ये क्या है यहाँ पर? एटॉमिक रेडियस है, ठीक? आर से हमने इसको यहाँ पर शो कर दिया। बोर मॉडल यदि हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट यूनिट में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम यूनिट में, तो हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते थे। मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक रिलेशन था, n²h²/4π²mz², ठीक? ये ऑलरेडी इसका डेरिवेशन फर्स्ट यूनिट में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हो चुका है, इस कारण इसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम तो बस ये बात कर रहे हैं कि किसी भी एटम के सेंटर से उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तक की जो डिस्टेंस है, उसे क्या कहा जाना चाहिए? उसे एटॉमिक रेडियस कहा जाना चाहिए, ठीक? अब इसको हम सही डेफिनेशन मानते हैं, नहीं मानते हैं? कौन से 2 टाइप हमने देखे हुए हैं कि कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, वंडरवॉल रेडियस क्या होती है। अब मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, वो पिछले वीडियो में हम लोग सब बातें कर चुके हैं कि कोवेलेंट रेडियस क्या है और वंडरवॉल रेडियस क्या है। इंपॉर्टेंट बात क्या है उसे हम समझते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये रेडियस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आएगा वो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके ऊपर रेडियस डिपेंड कर रही है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या था? तो वैसे तो हमने कुछ और डेफिनेशन लिखी थी, 1 घंटे की पूरी क्लास दी हुई है, न्यूमेरिकल करे हुए हैं, वो चक्कर में अब नहीं पढ़ना आपको। जब तक आपको स्पेसिफिक स्लेटर रूल ना पूछे, उसकी कैलकुलेशन ना पूछे, तब तक आपको उस डेफिनेशन के फेर में नहीं पढ़ना है। आपको आज के बाद कभी भी बोले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो आप सीधे उठा करके बोल दोगे अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, खत्म बात। क्या बोलोगे? अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक? बस ऐसे ही बोल के काम चलेगा हमारा जब तक अब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक। तो यदि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इससे मतलब क्या है? इससे मतलब है कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, और यदि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो नेचुरली वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्या होगा? पास आएगा। अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आएगा, और यदि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आएगा तो ये डिस्टेंस लगातार क्या होती चली जाएगी? डिक्रीज होती चली जाएगी, और डिस्टेंस डिक्रीज होगी यानी रेडियस डिक्रीज होगी, ठीक? सो रिलेशन बिटवीन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड रेडियस इज व्हाट? आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ENC, ठीक है? ये बात हम लास्ट क्लास में कर चुके थे, पिछली क्लास में ये सब बातें हमारी हो चुकी थी। अब आज हमें क्या डिस्कस करना है? आज हमें डिस्कस करना है आयोनिक रेडियस, ठीक? और उसके बाद 2 मिनट में हम लोग एक और चीज डिस्कस करेंगे, मेटेलिक रेडियस, बस खत्म कर देंगे। और फिर एक जिसके लिए आज आपको आमंत्रित करा गया है वो चीज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। तो चलिए हेडिंग डाल दीजिए जरा, सबसे पहले सभी लोग बढ़िया तरीके से, आयोनिक रेडियस। हेडिंग डालिए आयोनिक रेडियस।
चलिए बोर्ड पे देखें, यदि आप डेफिनेशन की बात करते हैं आयोनिक रेडियस की, तो आयोनिक रेडियस की यदि हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो डेफिनेशन वही एटॉमिक रेडियस जैसी ही रहेगी, मिलती जुलती। ये कोई आयन है मान लीजिए, इस आयन के न्यूक्लियस के सेंटर से जहां तक इस न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस है, लैंग्वेज ध्यान से सुनना, जहां तक इस न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस है, न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस कहां तक, जहां तक इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं, ठीक। तो जहां तक इस इलेक्ट्रॉन का इन्फ्लुएंस, न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस है, उस डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, आयोनिक रेडियस। यदि आपको ऐसा नहीं बोलना है तो आप सीधा ऐसा बोल दीजिए कि किसी भी आयन के न्यूक्लियस के सेंटर से वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस को हम क्या कह रहे हैं, आयोनिक रेडियस कह रहे हैं। इससे भी हमारा काम चल जाएगा। असली बात इसकी डेफिनेशन नहीं है, इसके आगे के कंसेप्ट हैं। चलिए क्या कंसेप्ट है जरा बोर्ड पे देखिए सभी लोग। फर्स्ट, मेरे पास है Na और Na ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसने बना दिया है Na पॉजिटिव। ध्यान से सुनिएगा, Na है, Na ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसने Na पॉजिटिव बना दिया है। मुझसे पूछा गया कि इसकी रेडियस में क्या वेरिएशन आए। मैं जानता हूं बहुत से बच्चों को मालूम है लेकिन बोलना नहीं, पहले सुन लो बस मेरी बात आप तो जब Na की मैं बात कर रहा हूं तो Na में प्रोटॉन है 11 और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 11 है ना। Na में 11 प्रोटॉन से 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन जब आप Na पॉजिटिव की बात करते हैं तो Na पॉजिटिव में प्रोटॉन 11 है लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल कितने बचे हैं, 10। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट हो चुका है तो इलेक्ट्रॉन केवल कितने बचे हुए हैं, 10। सोच समझ करके बताएं या खुद सोच लें, नहीं भी बताएं तो कुछ लोग शर्मीले स्वभाव के हैं, बताते नहीं हैं। 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, जबकि यहां पर 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं। 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, बताइए कहां फोर्सफुली खींचा जाएगा, 10। भाई नेचुरल सी बात है, 10 इलेक्ट्रॉन है यदि तो 10 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा जोर से खींच लिया जाएगा कंपेयर टू 11 इलेक्ट्रॉन। और जब ज्यादा जोर से खींच लिया जाएगा तो वो न्यूक्लियस के पास आएंगे और यदि न्यूक्लियस के पास आएंगे तो ये डिस्टेंस कम होगी, ये डिस्टेंस कम होगी यानी रेडियस क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इसीलिए हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि अ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन न्यूट्रल एटम। ठीक, एक कैटायन जो है वो हमेशा और हमेशा न्यूट्रल एटम के कंपेयर में कैसा होता है, छोटा होता है। और क्यों छोटा होता है उसका रीजन हमें पता पड़ गया, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाते हैं यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई है। ठीक, अब ध्यान से देखिए बोर्ड पे, मुझे दिया हुआ है, बोलना नहीं, कोई बोलना नहीं, क्योंकि बोलने से क्या होता है बहुत सारे दूसरे बच्चों के कंसेप्ट गड़बड़ होते हैं। मुझे दिया हुआ है Al पॉजिटिव, Al+3 एंड Al+2, ये दिया हुआ है मुझे। और मुझसे क्वेश्चन में कहा गया है कि अरेंज दीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस। जल्दबाजी नहीं, आराम से क्वेश्चन को समझिए, कंसेप्ट सोचिए। ठीक, आपके पास 1 मिनट है और 2 मिनट ले लीजिए आप, है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन को यदि गलत कर लोगे तो फिर आप नुकसानी में जाओगे। आराम से सोच लो, Al पॉजिटिव, Al+3 और Al+2, ऐसा कुछ मुझे दिया गया था क्वेश्चन में और मुझसे कहा गया है कि इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस में सेट करिए। तो मुझे तुरंत समझ में आना चाहिए कि यार न्यूट्रल एटम तो बड़ा होता है ना, ये सब कैटायंस हैं और न्यूट्रल एटम तो बड़ा होता है, यानी सबसे बड़ा कौन हो गया, Al। अब बात आती है Al पॉजिटिव, Al+2 और Al+3 की। तो यदि मैं थोड़ी सी अकल लगाऊं तो मुझे समझ में आना चाहिए कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर तो 13 है। एटॉमिक नंबर 13 है मतलब सभी में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 13 ही है। ठीक, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 13 है, लेकिन
Al पॉजिटिव मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, मुझे ही बोलने देना भाई, मुझे ही बोलने देना। Al पॉजिटिव मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, Al+2 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, Al+3 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो Al पॉजिटिव यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेट करा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे हुए हैं 12। Al+2 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे हैं 11, और Al+3 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं 10। बोलो हाँ, ठीक है। तो सबसे फोर्सफुली कौन अट्रैक्ट होगा, 12 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन या 10? 10। ठीक, तो इसीलिए जो ऑर्डर आना चाहिए वो होगा Al2 plus Al3 plus। सबसे छोटा कौन होगा इसमें Al+3 और सबसे बड़ा कौन होने वाला है Al। कुछ गुस्सा दिमाग के अंदर है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहां बताता हूं सेकंड पॉइंट। मेरे पास Cl है क्लोरीन, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और बना लिया Cl नेगेटिव, ठीक है। क्लोरीन था, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है और Cl नेगेटिव बना लिया है ना। तो जब मैं क्लोरीन की तरफ देखता हूं मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं इसको पहचानता हूं, इसमें 17 प्रोटॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन है। खुद सोचना, अपने आप से सोचना सब लोग, 17 प्रोटॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है, और Cl नेगेटिव में 17 प्रोटॉन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स, 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन। अपनी लैंग्वेज में बोलो, 17 को खींच रहे हैं, जबकि यहां 17 18 को खींच रहे हैं। ज्यादा कंफर्टेबल क्या रहेगा, 17 को खींचना या 18 को? 17। ठीक, 17 को खींचना ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा कंपेयर टू 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं खींच पाएंगे, आसानी से नहीं खींच पाएंगे 17 के कंपेयर में, तो न्यूक्लियस से थोड़े से दूर हो जाएंगे, और न्यूक्लियस से दूर हो जाएंगे तो रेडियस कैसी हो जाएगी, बड़ी। इसीलिए हम लोग लिखा करते हैं, क्या लिखा करते हैं, एनायन एटम से बड़ा होता है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम। कुछ गुस्सा दिमाग के अंदर। अब क्वेश्चन कैसा पूछेगा, क्वेश्चन कैसा पूछेगा, इतना आसान नहीं पूछेगा, थोड़ा सा इसको घुमा करके पूछेगा। कैसे घुमाएगा, इधर घुमा देता हूं मैं। कैसे घुमाएगा हमको, यहां देखिए ध्यान से, हमें कोई भी आयंस दे दिए जाएंगे, जैसे समझना भाई, P-2 P नेगेटिव और P-3, ठीक है। मुझे दिया हुआ है P-2 P-1 और P-3, और अब मुझसे कहा गया है अरेंज दीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस, ठीक है ना। अरेंज दीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस। पहले बना लो, सब लोग कंसेप्ट बना लो दिमाग में, क्योंकि कुछ लोगों को तो तुरंत पकड़ में आ गया है, कुछ लोगों को 5 10 15 20 सेकंड लगेंगे। लगा लीजिए सेकंड, ठीक। देखो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाना कभी बुरा नहीं है, और क्वेश्चन गलत कर देना और माइनस मार्किंग करवा लेना गलत है। समझ रहे बात को? जब आप टेस्ट देते हैं और जब आपके सामने रिजल्ट आता है सबमिट करने के तुरंत बाद, तो हम महसूस करते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन में माइनस मार्किंग हो गई। माइनस मार्किंग से लॉस क्या होता है, जो 4 नंबर मिलने वाले थे वो तो गए ही गए, साथ में और 1 नंबर जेब से और चला गया, है कि नहीं। तो ये इसलिए थोड़ा सा जल्दबाजी की बजाय कंसेप्ट समझ लें। उम्मीद करता हूं सभी ने सही किया होगा। सबसे बड़ा कौन होगा, एनायन, ठीक, वेरी गुड। P-3 -1 and P। चलिए, कभी कभी सोचता हूँ ऐसा ना हो कि कुछ बच्चे जो आंसर ना दे रहे वो डिप्रेस हो जाएं कि अरे यार क्या करते हैं, है ना। ऐसा नहीं, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत से बच्चों को अच्छे मार्क्स मिलते हैं जिनकी आवाजें नहीं भी आती हैं। तो ये एनायन सबसे बड़ा होगा, और न्यूट्रल एटम जो है वो एनायन के कंपेयर में कैसा होता है, छोटा होता है। तो न्यूट्रल एटम कैसा हो जाएगा, छोटा, ठीक। तो मुझे नहीं लगता इतने पोर्शन में किसी भी प्रकार का मन में कोई डाउट होना चाहिए, कोई संशय होना चाहिए, है ना। सभी से बन रही होगी ये बात। अब बोर्ड पे देखो और ध्यान से देखो सभी लोग। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, सब बोर्ड पे रहना,
है ना, और कहो तो फिर नाम लेकर के पूछूंगा मैं। थर्ड पॉइंट, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड पॉइंट आता है। क्या रहा है थर्ड पॉइंट यहां पर कि मेरे पास कुछ एटम्स हैं, Na है, Mg है, Al है, Si है। ठीक, पीरियोडिक टेबल यदि मुझे थोड़ी बहुत आती है तो मुझे दिख रहा है कि ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है और मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं। ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है और मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं। राइट जा रहे हैं तो अब सर जो रेडियस होगा वो डिक्रीज होगा सर। अब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं इनके ये हैं, है ना, एटॉमिक नंबर 11, 12, 13, 14, ये इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन है। और मुझे मालूम होना चाहिए कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन 13, 14। ठीक, अब मैंने क्या किया इसके अंदर, ध्यान से देखिएगा, ये तो न्यूट्रल एटम मुझे नजर आ रहे थे, दिख रहे थे न्यूट्रल एटम। मैंने क्या किया, मैंने इन्हें आयंस में कन्वर्ट कर दिया। क्या में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, आयंस में। और यदि मैं इन्हें आयंस में कन्वर्ट करता हूं तो आप महसूस करेंगे कि अब यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी में कितने हो गए, 10 हो जाएंगे। 10 हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। ध्यान से सुनिएगा, हमारी कॉपी में ऑलरेडी लिखा हुआ है, जिनके पास नहीं लिखा उनको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, इन फ्यूचर हम कभी ना कभी लिख लेंगे। क्या लिखा हुआ है हमारी कॉपी में, हमारी कॉपी में एक हेडिंग डली हुई है, उसके अंदर लिखा हुआ है आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस का मतलब क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस का मतलब होता है डिफरेंट आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये देखिए डिफरेंट आयंस हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो एक बात क्लियर हो गई कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ये। अब दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप कहां जा रहे हैं, आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। किस में जा रहे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस में जा रहे हैं। तो आपसे पूछेगा कि जब आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस के लिए लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जब आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस के लिए लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रेडियस का क्या होता है ना, रेडियस का क्या होता है। ठीक, तो हम थोड़ा सोच समझ करके आंसर दें, है ना, जिनने बता दिया बहुत अच्छी बात है, बाकी लोग सोचिए। यहां 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहां 12, 13, 14। नेचुरल सी बात है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 10 ही है, लेकिन प्रोटॉन लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और प्रोटॉन ही इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, प्रोटॉन ही इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन से इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, मतलब न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होता चला जाएगा, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आएंगे, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आएंगे तो रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर है। अब देखें कितनी एक्यूरेसी रखते हो आप लोग, हैं। मैंने कोई और एलिमेंट लिख दिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। क्या लिख दिया मैंने आपके सामने, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। हम वापस से एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, प्रोटॉन है 7, 8, 9, इलेक्ट्रॉन भी है 7, 8, 9। ओके, अब मैंने क्या किया, इन्हें आयंस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, तो नाइट्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 थे, ऊपर -3 लगा हुआ है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन और ले लिए, 10 बढ़ गए, 10 हो गए। सर 10 तो यहाँ पे भी 10। क्वेश्चन ये है, अब बताइए रेडियस का क्या होगा, डिक्रीज होगी या इंक्रीज। सर इंक्रीज होगी, सर डिक्रीज होगी सर, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन होता है सर उसका एटॉमिक रेडियस बड़ा होता है सर। यस सर, डिक्रीज होगी। यस सर, यस सर। सुनिए, जो कंसेप्ट बोल रहा हूं सिर्फ उसको सोचिए, ऑक्सीजन के चक्कर में मत पड़ जाओ। कहीं से आवाज आई अभी से कि ऑक्सीजन की रेडियस बड़ी होती है, अरे होती होगी बड़ी, यहाँ ऑक्सीजन थोड़ी ना, यहाँ तो वो -2 है। तो यहाँ 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं,
8 10 को खींच रहे हैं, 9 10 को खींच रहे हैं। बोलो 7 8 और 9 इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? 9 होगा कि नहीं होगा? ठीक, तो 9 प्रोटॉन, 9 प्रोटॉन जब 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो नेचुरल सी बात है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज आ जाएंगे और रेडियस क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ठीक, Yes, sir. तो क्वेश्चन क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, ध्यान से सुन लेना बेटा, बहुत कंफ्यूजन होता है और होगा कंफ्यूजन जब आप टेस्ट दोगे हैं, और ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैं दूंगा। तो जब आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन की बात करते हैं तो चाहे कैटायन ले लीजिए या एनायन ले लीजिए, लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो रेडियस क्या होगी? डिक्रीज ही होगी। Decrease होगी। ज्यादातर बच्चे मालूम कैसे सॉल्व करते हैं? उनको दिख गया यार ये प्लस साइन लगा हुआ था, ऐसा ऐसा आया है, तो बिना सोचे समझे बोल देते हैं कि माइनस आएगा तो ऐसा ऐसा आ जाएगा। कई लोग होंगे शायद, हम आपके बीच में भी कोई ना कोई ऐसा होगा जिसने ऐसा सोच लिया होगा। तो ये यो 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 नहीं करना, केमिस्ट्री इससे नहीं होती है, केमिस्ट्री कंसेप्ट से होती है ना? तो कैटायन हो या एनायन हो, रेडियस क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है। Decrease होगा सर। ठीक, लिखिए, हेडिंग डालिए आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस, डेफिनेशन लिखिए इसकी, डेफिनेशन लिखिए, द इफेक्टिव डिस्टेंस, the effective distance from the center of nucleus, center of nucleus of the ion, up to which it exert its influence to electron cloud, it exert its influence to electron cloud is ionic radius. आयोनिक रेडियस, जहां तक उसका अट्रैक्शन फोर्स फैला रहता है वो उसकी क्या कहलाती है? आयोनिक रेडियस कहलाती है। ऐसा सोच लीजिए कि कोई सैटेलाइट अर्थ से बाहर जा रहा है ना? कोई भी सैटेलाइट अर्थ से बाहर जा रहा है तो अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स जिस डिस्टेंस तक उसे खींच सकता है ना, वो क्या हो गई? आयोनिक रेडियस हो गई। ऐसा सोचिए। ठीक, चलिए एरो का साइन बना के लिखिए, एरो। A radius of cation is always smaller than neutral atom due to high effective nuclear charge, ब्रैकेट में लिख लो आप तो, ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन, greater number of proton than electron. ठीक है, फिर एरो का साइन बना के लिखिए, रेडियस ऑफ एनायन is always greater than, cation is always smaller than, लिखी ना अपन, cation is always smaller than neutral atom, और radius of anion is always greater than neutral atom due to less effective nuclear charge. ये फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल नोट करिए, यहां तक फॉस्फोरस वाली बात तक, थर्ड नोट नहीं करना अभी है,
उसके अलावा जितना जो कुछ लिखा है बोर्ड पे नोट कीजिए फटाफट। सर एल्यूमिनियम, सर फॉस्फोरस और NaMgAl वाला। यस। ये सब ये नहीं करना, NaMgAl वाला नहीं करना, थर्ड पॉइंट नहीं करना, उसके अलावा बाकी सब कुछ करो। यस सर। वाह, टीपने की स्पीड तो बहुत होनी चाहिए। जरा मौका मिले किसी सामने वाले की कॉपी आड़ी हुई और फटाफट फटाफट नोट कर लिया अपन ने, क्यों? यस। चलिए आगे बढ़िए। मुझे लगता है बाकी बच्चों का भी होना जाना चाहिए अब तक। ये ऐसे बॉक्स बना लेना दोनों, है रेड कलर रखा करो Yes, sir. साथ में। यस। चलिए स्पेशल पॉइंट, स्पेशल पॉइंट हेडिंग डाल दीजिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन लिखे, different ions having same number of electrons, different ions having same number of electrons are called isoelectronic ions. Different ions having same number of electron are called isoelectronic ions. फिर वापस से एरो का साइन बना करके लिखें, on moving left to right in a period, on moving left to right in a period for isoelectronic ions, the ionic radius decrease, the ionic radius decrease. ठीक है जी, ये वाला एग्जांपल नोट करिए। थर्ड में जो दोनों कैटायन और एनायन के एग्जांपल लिखे इसको नोट कीजिए। जब तक मैं यहाँ कोई क्वेश्चन लिख रहा हूं आप इस काम को कीजिए, ठीक है?
गया? यस सर। यस सर। याद रखना भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस। अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। इन तीनों को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस में सेट करो तो भला देखें क्या करते हो। सोच समझ के थोड़ा है। चलिए मुझे लगता है पर्याप्त समय मिल गया। सर बस एक मिनट सर। ठीक, सुनिए अब, इससे पहले कि इनके आंसर्स मैं बताऊं आपको, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं भाई साहब। और ये क्वेश्चन तो पिछले साल आईआईटी में आया, ये पिछले ही साल का आईआईटी का क्वेश्चन है। ठीक, और ये अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। कभी डिक्रीजिंग ऑर्डर दे देता है, कभी इंक्रीजिंग ऑर्डर दे देता है ना। तो फर्स्ट तो बहुत ही सिंपल था, उम्मीद करता हूं सभी का सही हो गया होगा। हाँ जी, आई पॉजिटिव और आई नेगेटिव की बात हो रही है, तो सबसे बड़ा एनायन तो हो गई होगा, जानते हैं हम लोग, है ना। एनायन न्यूट्रल एटम से बड़ा होता है और कैटायन छोटा होता है। ठीक, तो आई नेगेटिव सबसे बड़ा होगा, फिर आई, और सबसे छोटा कौन होगा? आई पॉजिटिव। किसी का गलत हो गया हो तो ईमानदारी से बोलो, बिना शर्माए बिना घबराए ईमानदारी से बोलिए यदि गलत हो गया है तो हम अभी डिस्कस कर लेंगे उस बात को। अगली बार गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर अगली बार जब भी होगा वो आपका कोई टेस्ट होगा, है ना, या आपका कोई फाइनल एग्जाम होगा आपके कैरियर से जुड़ा हुआ, तो कोई कंसेप्ट में दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को। एनायन न्यूट्रल एटम से हमेशा बड़ा होता है और कैटायन छोटा होता है, इसलिए ये ऑर्डर आएगा। इसका क्या करें? अब ये 2 पॉइंट वो बच्चे ज्यादा अच्छे से सही कर पाएंगे जिन्होंने पिछली क्लास अटेंड करी हुई होगी। यदि नहीं की हुई है और आंसर गलत हो गए हैं तो टेंशन नहीं लेना, है ना। जब आप पढ़ लेंगे, पुराना वीडियो देख लेंगे तो इसे भी सही कर ले जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके पीछे, ठीक है ना। चलिए तो बात करते हैं, बोर्ड पे देख के बात करते हैं, ऐसे तो बात करते ही नहीं हम लोग। क्या नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, सिलिकॉन। सबसे पहले मैं छोटा सा एक पीरियोडिक टेबल का कुछ यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूं। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, तो छोड़ देता हूं ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन तो है ही नहीं। नीचे यहां आएगा एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। अब सुनो कैसा मजा आने वाला। लेफ्ट टू राइट रेडियस डिक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट रेडियस डिक्रीज होती है, यानी बोरॉन बड़ा है, कार्बन उससे छोटा है, नाइट्रोजन उससे छोटा है।
यहां भी एल्यूमिनियम बड़ा है, सिलिकॉन उससे छोटा है, फास्फोरस उससे छोटा है, ठीक है ना। और टॉप टू बॉटम रेडियस इंक्रीज होती है, तो रेडियस इंक्रीज होती है मतलब ऐसा। सबसे बड़ा क्लियर? सबसे बड़ा है, सही। अब इन दोनों को छोड़ दो, क्योंकि बोरान एल्यूमिनियम तो कहीं ऑप्शन में दिख ही नहीं रहे, तो इन दोनों को छोड़ दो, तो बचे ये चारों। तो इन चारों में बहुत स्मार्टनेस से बताओ सबसे बड़ा कौन है? सिलिकॉन। सबसे बड़ा कौन है? सिलिकॉन। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन कार्बन से भी बड़ा है और फास्फोरस से भी बड़ा है, तो सबसे बड़ा है सिलिकॉन है। अब सिलिकॉन के बाद दूसरी बारी किसकी आएगी बोलो जल्दी से? फास्फोरस। ठीक, फिर फास्फोरस के बाद किसकी बारी आएगी? कार्बन। और सबसे छोटा कौन होगा? नाइट्रोजन। ठीक है, तो मेहनत करते तो कर ले जाते इस क्वेश्चन को। तो सबसे बड़ा हो गया यहाँ पर सिलिकॉन, फिर हो गया फास्फोरस, फिर हो गया कार्बन, और सबसे छोटा कौन है? नाइट्रोजन, है ना। लास्ट ईयर का आईआईटी का ये पॉइंट है, कर सकते थे, आपकी अप्रोच में था। सेम क्वेश्चन नीचे रिपीट हो रहा है। नीचे जब रिपीट हो रहा है तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि ये तीनों तो आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं और ये दोनों आपस में, ठीक। तो हमें पहले S-2 और P-3 के बारे में सोचना है। तो अब यहां अगला एलिमेंट और आ गया, कौन आ गया? S आ गया, S, ठीक। तो S-2 और P-3 में से छोटा कौन होगा? जल्दी बोलो। S-2। तो P-3 कैसा हो जाएगा? सबसे बड़ा। फिर S-2, फिर कौन आएगा? अब आगे आप समझदार हैं, इन तीनों का तो आपको मालूम है। N3F-O2। ये तो अब भी लिखा ना, N-3, O-2 और F नेगेटिव में सबसे छोटा कौन होता है? F नेगेटिव। तो ये ऑर्डर आएगा, देख लीजिए कितनों का करेक्ट है या नहीं है मस्त क्वेश्चन। तो होता क्या है कि जब हम किसी चीज को छोटा समझने लगते हैं ना, तो वो फिर हमें अच्छे से ही परेशान कर देता। आप सोचोगे अरे एटॉमिक रेडियस में क्या रखा है, कईयों की आदत रहती है अरे एटॉमिक रेडियस में क्या रखा है, अरे क्या रखा, देख लो क्या क्या रखा हुआ है कि नहीं। और फिर एग्जामिनेशन हॉल का मेंटल लेवल अलग होता है, ठीक। ऑप्शन तरफ देख लिया हमने, सामने स्क्रीन पे सॉल्व कर रहे हो आप, कंप्यूटर पे आप अपनी कॉपी में लिख के सॉल्व नहीं कर रहे हो किसी भी चीज को। अब तो सारे एग्जाम्स ऑनलाइन होते हैं, तो सामने स्क्रीन पे देख के सॉल्व कर रहे हो, उसका एक अलग वो होता है। कॉपी में हाथ से लिख के सॉल्व करते हैं, उसका एक अलग होता है ना। तो ये ध्यान रखो भाई, छोटी छोटी सी बातें। हेडिंग डाल दीजिए, 1 मिनट में खत्म करेंगे। मेटेलिक रेडियस, यस। साइड हेडिंग डालिए, मेटेलिक रेडियस लिखे। हाफ ऑफ द डिस्टेंस between nucleus of two metal atom, half of the distance between nucleus of two metal atom bonded by metallic bond is known as metallic radius, अब ये डेफिनेशन के लिए नहीं मैंने आपको ये बात पढ़ाई हुई है ना, ये तो कोई भी कर देगा। कोई भी मेटल का क्रिस्टल है, उसमें ये मेटल के एटम अरेंज हैं इस प्रकार से, एक के बाजू में एक मेटल के एटम अरेंज हैं। तो कोई भी दो एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, मेटल के एटम अरेंज हैं तो कोई भी दो मेटल एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस और उसका हाफ, इसे क्या कह देते हैं हम? मेटेलिक रेडियस कह देते हैं, है ना, इसको मेटेलिक रेडियस। ये डेफिनेशन थोड़ी ना पढ़ा, ये तो फालतू की बात है। अब सुनो ध्यान से, यहां पे हम मेटेलिक रेडियस के वेरिएशन नहीं पढ़ेंगे, ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि जब मेटेलिक रेडियस मुंह में से निकलता है
टर्म मुंह में से निकलता है मेटेलिक रेडियस। तो ये क्वेश्चन हमेशा बनता है ट्रांजिशन मेटल्स के लिए। किसके लिए बनता है? ट्रांजिशन मेटल यानी डी ब्लॉक। एक्चुअली हम 11th पढ़ रहे हैं और 11th में हमारा सिलेबस है एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, ठीक है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। अब यदि आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ध्यान से सुनना बात को, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो धीरे धीरे नॉन मेटल आना चालू हो जाती हैं। बोलो हाँ है भाई, किसी भी पीरियड में चले जाओ, लिथियम, बेरिलियम, और फिर देखो बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक, तो लिथियम और बेरिलियम तो क्या है? मेटल्स हैं, बाकी सब नॉन मेटल आने लगी। तो इसलिए लेफ्ट टू राइट मेटेलिक रेडियस की बात करने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि लेफ्ट टू राइट तो मेटेलिक रेडियस होती ही नहीं है, वहां तो नॉन मेटल आनी चालू हो जाती है। और टॉप टू बॉटम कोई सी भी रेडियस हो, जब आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो रेडियस तो हमेशा इंक्रीज ही होती है। जब आप किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो रेडियस इंक्रीज होती है, इसलिए मैं नहीं लिखवा रहा। अब ट्रांजिशन मेटल के केस में बहुत ही गड़बड़ होती है भैया, और ये गड़बड़ क्यों होती है, कैसे होती हैं, जब आप 12th में पहुंच जाएं, कृपया करके वहीं पढ़िएगा। अभी मैं बता करके आपका और मेरा दोनों का टाइम खराब नहीं करना चाह रहा हूं, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि वहां आप क्या पढ़ोगे। तो ट्रांजिशन मेटल या डी ब्लॉक में जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, ध्यान से सुनना, जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो रेडियस पहले इनिशियली डिक्रीज होगी, डिक्रीज, बीच में जाकर के कांस्टेंट हो जाएगी, और फिर लास्ट में जाकर के वापस से इंक्रीज हो जाएगी। इतनी सारी गड़बड़ होती है वहां पर, है ना। तो वो अब आप 12th में ही पढ़ना, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तो फिर मैंने यहां पढ़ाया ही क्यों। मैं सिर्फ एक छोटा सा आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूं जो आईआईटी में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है? वॉन्डर वॉल रेडियस, मेटेलिक रेडियस एंड कोवेलेंट रेडियस, इनका ऑर्डर क्या होता है, सबसे बड़ी कौन होती है और सबसे छोटी कौन होती है। ठीक, तो आपको बता दें, वॉन्डर वॉल रेडियस सबसे बड़ी होती है, कोवेलेंट सबसे छोटी होती है। ठीक, तो सिर्फ ये ऑर्डर लिखिए, एक बॉक्स बना लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑर्डर लिखिए, बॉक्स बनाइए, खत्म। एक डाउट था जी, डाउट आ गया? अच्छा बताइए। सर, जो मेटेलिक बॉन्ड होता है सर, ये कोवेलेंट बॉन्ड से वीक होता है क्या सर? मेटेलिक बॉन्ड देखो कोवेलेंट बॉन्ड से तो वीक ही होता है, सही बात तो यही है ना। कोवेलेंट बॉन्ड बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, लेकिन मेटेलिक बॉन्ड भी मेटल टू मेटल वेरी करता है, ये ध्यान रखिएगा। यस सर। क्या बात बोली मैंने? मेटल टू मेटल वेरी करता है। जैसे आप टंगस्टन को ले लेंगे, है ना, ऑस्मियम, टंगस्टन, इनको ले लेंगे तो बहुत बहुत हाई डेंसिटी वाले मेटल है। और वहीं आप मरकरी को ले लेंगे, हैं, तो मरकरी में मेटेलिक बॉन्ड बहुत वीक है। एल्कली मेटल सब सॉफ्ट मेटल होते हैं, कैन बी कट विथ अ नाइफ, है ना, तो इनके मेटेलिक बॉन्ड भी बहुत वीक होते हैं। तो वो मेटेलिक बॉन्ड की बात नहीं करें तो ही ठीक है भैया, बहुत ज्यादा उसके अंदर जो है वेरिएशंस होते हैं। ठीक है, चलिए बड़े भाई साहब आगे। ठीक, हेडिंग डालिए सब लोग, अब बढ़िया तरीके से सुन लीजिए। हम पढ़ रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी यूनिट, 10th क्लास की यूनिट थी, 10th की लास्ट यूनिट थी पीरियोडिक प्रॉपर्टी। अब उसको हम 11th में पढ़ रहे हैं। ठीक, और अभी पिछली 2 क्लासेस से हम एक ही चीज डिस्कस कर रहे हैं, और वो है एटॉमिक रेडियस। ठीक, सोचो कितना लंबा है, 1 घंटे से ज्यादा टाइम हो गया रेडियस ही डिस्कस करते हुए। अब हम अगली बात पढ़ने जा रहे हैं, एंड दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। हेडिंग डालिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब जरा बोर्ड पे देख लीजिए, मैं एक बार में पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर हम आराम से बैठ करके इसके ऊपर नोट्स बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। फिर मैं आपको बताता हूं कि इट इज आल्सो नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी, इट इज आल्सो नोन एज आयनाइजेशन पोटेंशियल। फिर हम सीखते हैं इसकी यूनिट्स क्या होती हैं,
यूनिट के बाद हम लोग सीखेंगे कि इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं, और फिर हम लास्ट में सीखेंगे यहां पर कि पीरियोडिसिटी क्या है, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, टॉप टू बॉटम क्या होता है। आज पहले इतने नोट्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ढेर सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स, है ना, कम से कम 7, 8, 10 न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग इसके ऊपर। बोर्ड पे देखिए, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, आयनाइजेशन एनर्जी। आपके पास कोई भी एटम है, कोई भी एटम है, ठीक, इस एटम को आप एनर्जी दीजिए, इस एटम को मैंने एनर्जी दी और एटम को एनर्जी देकर के उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, निकाल दिया। और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को जब मैंने निकाला तो वो जो एटम है किसमें कन्वर्ट हो गया, कैटायन में। सही है बात, ठीक। Na पॉजिटिव ही लिख देता हूं, चलो यहां पर Na था तो Na पॉजिटिव बन गया। तो कोई भी एटम आपके पास है, उस एटम को आपने एनर्जी दी और एनर्जी देकर के उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको लगा है, इट इज नोन एज व्हाट, आयनाइजेशन एनर्जी एंड डिनोटेड बाय IE। कुछ गुस्सा दिमाग के अंदर, कितनी सिंपल डेफिनेशन है, ठीक। तो किसी भी एटम में से वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इट इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। एटम है हमारे पास, एटम को हम एनर्जी दे रहे हैं और एनर्जी दे रहे हैं तो ये कैटायन में कन्वर्ट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, ठीक है। दूसरा, ध्यान से सुनिएगा, इट इज आल्सो नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। दूसरा नाम क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ENTHALPY। व्हाई कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी? ये एंथैल्पी क्या टर्म है, तो कहीं भी यदि हीट चेंज हो रहा है किसी भी प्रकार का, तो उस हीट चेंज को कहा जाता है एंथैल्पी चेंज। क्या कहा जाता है, एंथैल्पी चेंज कहा जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ बात आपको बताता हूं। यहां देखिए, मेरे पास मान लीजिए ये एक माचिस है ना, जेब में से नहीं निकली, नहीं तो सोचना जेब में लेके घूमता हूं, ठीक। छोटा सा मंदिर है यहाँ बाजू में, वहां कहीं पे रखी हुई थी माचिस, मैंने उठा ली, ये माचिस है। अब इसको मैंने जला दिया, ठीक। बताइए, ये जो हीट चेंज हो रहा है, ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है या कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है? वॉल्यूम पे हो रहा है, वॉल्यूम। और कोई है ना, मजेदार क्वेश्चन। ये माचिस की तीली जल रही थी, एक हीट चेंज हो रहा था, ये बताओ ये ओपन एटमॉस्फेयर में जल रही है या किसी क्लोज कंटेनर के अंदर जल रही है? बोलिए। ओपन एटमॉस्फेयर में जल रही, ओपन एटमॉस्फेयर में। अच्छा, आप जहां कहीं भी बैठे हुए हैं भोपाल के किसी भी कोने के अंदर, बताइए वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 180 m। कितना है? 180 m। मान लीजिए कोई दूसरे शहर में बैठा हुआ बच्चा है, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा? वहां भी 180, ठीक। तो कांस्टेंट कौन है, जल्दी से बोलना? प्रेशर है, प्रेशर। यानी आज के बाद कोई भी ओपन में यदि आप केमिकल रिएक्शन कराते हैं, इसको हमेशा के लिए याद कर लो इस बात को, कोई भी केमिकल रिएक्शन यदि आप ओपन में कराते हैं, ठीक है ना, ओपन एटमॉस्फेयर में करा रहे हैं, ओपन कंटेनर में करा रहे हैं, खुले बर्तन में करा रहे हैं कोई भी रिएक्शन, खुले बीकर में, खुली टेस्ट ट्यूब में, खुली, मतलब उसमें कौन कांस्टेंट होगा? प्रेशर। और कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट चेंज होता है उसे कहा जाता है एंथैल्पी। क्या कहते हैं उसको? एंथैल्पी। ये वैसे तो मैं आपको थर्मोडायनामिक्स यूनिट में पढ़ाऊंगा, लेकिन थर्मोडायनामिक्स से अभी आप बहुत दूर हैं, उसके पहले 3 यूनिट और आने वाली है ना, तो तब तक के लिए आपको अब याद होनी चाहिए बात। आगे सुनिए, तो किसी भी एटम को मैं हीट दूं, ध्यान से सुनिएगा,
किसी भी एटम को मैं हीट दूं और हीट दे करके उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दूं तो वो एटम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो हीट मैंने यहां पर दी हुई है, इस हीट को मैं कहता हूं आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या कहता हूं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये हीट चेंज है, तो चेंज मतलब डेल, हीट है तो H, तो डेल H से रिप्रेजेंट करूंगा और इसके कारण आयनाइजेशन हो रहा है तो छोटू सा I लगाऊंगा। ठीक है ना? वो जनरली I लेफ्ट साइड पे यहां लगा हुआ रहता है, ऐसा सिंबल रहता है, डेल I लिखा रहता है और H लिखा रहता है। तो अब कभी भी बुक में ऐसा सिंबल लगा हुआ दिखे तो उसमें डरने का नहीं, वो समझ जाओगे आप लोग कि क्या है ये? आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन ओके, आगे सुनिए। थर्ड, ध्यान से सुनना सभी लोग। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम यूनिट पढ़ रहे थे और स्ट्रक्चर ऑफ एटम यूनिट के अंदर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा पोर्शन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में मैंने कई टाइप के स्पेक्ट्रम बताए, करीब 15-16 न्यूमेरिकल भी करे हम लोगों ने, बड़ा मजा आ रहा था उसके न्यूमेरिकल करने में, काफी स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चंस थे, वो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस थे। तो स्पेक्ट्रम जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था उस समय मैंने आपसे कहा था कि कभी गलियों में निकलिए अपने मोहल्ले की, है ना, सड़कों पे निकलिए, हाईवे पे निकलिए, तो आपको वहां पे इलेक्ट्रिक पोल दिखेंगे और उन इलेक्ट्रिक पोल पे ऐसी बड़ी बड़ी लाइट दिखेंगी येलो कलर की जलती हुई। ठीक, क्या नाम दिया था उनको? सोडियम वेपर लैंप। सोडियम वेपर लैंप। क्या नाम था? सोडियम वेपर लैंप। और मैंने आपको बताया था कि उनके अंदर एक्चुअली क्या होता है? सोडियम होता है। हाई पोटेंशियल जब अप्लाई होता है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, हाई पोटेंशियल जब अप्लाई होता है तो सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, Na पॉजिटिव बन जाता है और Na पॉजिटिव का कलर कैसा होता है? येलो। कैसा कलर होता है? येलो। इसलिए वो बल्ब हमें कैसे दिखाई देने लगते हैं? पीले पीले दिखाई देने लगते हैं, उनको हम बोलते हैं सोडियम वेपर लैंप। तो आपने क्या करा? आपने वहां पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दिया है और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल देकर के आपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया। बोलो हाँ, ठीक, मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल। वेरी गुड। एटम को पोटेंशियल दे रहे हैं, कैटायन में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो इतने सारे नाम होते हैं भैया इसके, टेंशन में नहीं आ जाना कि यार हमको आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा दिया, हमारी बुक में तो आयनाइजेशन पोटेंशियल दिया है, हमारी बुक में तो आयनाइजेशन एंथैल्पी दिया है। अरे सब एक ही होता है, टर्म्स अलग अलग चेंज है। ठीक है, चलिए यूनिट की बात करते हैं। पोटेंशियल यदि है तो वोल्ट में हम निकाल सकते हैं वोल्ट में। एनर्जी यदि है या हीट यदि है तो एनर्जी या हीट के लिए यूनिट होनी चाहिए कैलोरी या जूल होनी चाहिए। तो इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल की यूनिट्स क्या क्या होती हैं? तो आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल की यूनिट्स होती हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलो कैलोरी पर मोल और किलो जूल पर मोल। समझ रहे हैं? ये डिफरेंट इसके अंदर यूनिट्स हुआ करती हैं। बोहर मॉडल के न्यूमेरिकल करते समय भी इन चीजों ने हमें बहुत परेशान करा था, ध्यान करो। -13.6 Z² n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। फिर उस इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को हम चेंज कर देते थे जूल पर एटम में, फिर उसको हम चेंज कर देते थे किलो जूल पर मोल में, है ना। अब यहां आपको डायरेक्ट रिलेशन याद रखना है, क्योंकि जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तो ये चीज आपको बहुत जम से परेशान करने वाली है। कन्वर्शन ये आने चाहिए, है ना। तो कृपया करके इसको याद करेंगे, घोंट लेंगे। क्या? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू 23.06 किलो कैलोरी पर मोल इक्वल टू 96.49
किलो जूल पर मोल। Yes. देख रहा है क्या लिखा हुआ है बोर्ड पर? ठीक, तो कभी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को किलो कैलोरी पर मोल में कन्वर्ट करना हो या किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करना हो तो ऐसे आप कन्वर्ट करेंगे। 3 बार मन ही मन में जरा इसको बोल लीजिए, ठीक, मन में बोल लीजिए 3 बार, तो कुछ तो घुसेगा दिमाग में, है ना? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इक्वल टू 23.06 किलो कैलोरी पर मोल इज इक्वल टू 96.49 किलो जूल पर मोल। ओके, आ रही है बात समझ में? तो आयनाइजेशन एनर्जी समझ में आया क्या होता है? कितना सिंपल कंसेप्ट है। इलेक्ट्रॉन को निकालना है किसी एटम में से, उसको आयन में कन्वर्ट करना है, उसके लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसे हम क्या कह रहे हैं? आयनाइजेशन एनर्जी कह रहे हैं। ठीक है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट सुनिए। अब यहां अगली टर्म आती है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। क्या टर्म आती है? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी से मतलब क्या होता है ना? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी से यहां पे मतलब क्या है? तो कोई भी एटम है, उस एटम में से आपने इलेक्ट्रॉन निकाला, कैटायन बना दिया, ठीक, बनाया कैटायन, वहां पे जो एनर्जी आपकी लगी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में, उसे आपने कहा IE1। देखो ध्यान से, एल्यूमिनियम है मेरे पास, ठीक, इस एल्यूमिनियम में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, Al पॉजिटिव बना दिया Al पॉजिटिव। तो यहां पर जो एनर्जी लगी हुई है उसको मैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहूंगा और काय से रिप्रेजेंट करूंगा? IE1। ओके, अब Al पॉजिटिव में से मैंने एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, Al+2 बना दिया। Al पॉजिटिव में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल के Al+2 बना दिया। अब जो एनर्जी है वो क्या है? IE2, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। फिर Al+2 में से मैंने एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, Al+3 बना दिया, ठीक है। Yes, अब यहाँ पे जो एनर्जी है वो क्या कहलाएगी? थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, दैट इज IE3, ठीक है। Yes. फोर्थ इलेक्ट्रॉन जनरली नहीं निकला करता क्योंकि ये एनर्जी की वैल्यूज बहुत हाई हो जाया करती है, समझ रहे? तो याद रखना, यदि किसी के ऊपर आपको +5 चार्ज दिखे या +6 दिखे या +7 में दिखे तो उसका मीनिंग कुछ और होता है। उसका मीनिंग ये नहीं होता है कि उसने 7 इलेक्ट्रॉन दे दिए, वो मैं आपको सिखाऊंगा अगली यूनिट में। ऑक्सीडेशन नंबर नाम की चीज है वो, जैसे Cl हम लोग लिखेंगे कहीं कहीं तो उसके ऊपर Cl पॉजिटिव +7 लगा देंगे, तो Cl+7 का मतलब ये नहीं कि क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बैठा हुआ है तो IE7, ऐसा नहीं, ऐसे मजाक मस्ती नहीं करना सब्जेक्ट के साथ, है ना। या फास्फोरस के ऊपर +5 है, PCl5 बन रहा है, फास्फोरस के ऊपर +5 है, तो उसका ये मतलब नहीं कि फास्फोरस ने 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, है ना। तो मैक्सिमम आप 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। यहीं तक एनर्जी बहुत हाई हो चुकी होती है, 4 और 5 इलेक्ट्रॉन निकालना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी कहीं भी टर्म दिखे तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग क्या है? तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का सिंपल सा मीनिंग है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। सबने सुना मैंने क्या कहा? मैंने कहा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी आर नोन एज व्हाट? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, ये कहलाती है। अब अगला क्वेश्चन मेरा ये है, विच वन इज मैक्सिमम, IE3 और IE2 और IE1? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? हाँ, IE3। Why? क्योंकि सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड है न्यूक्लियस से। आते से यही बात पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक। आते से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं आयोनिक रेडियस, और आपको मालूम होना चाहिए कि IE3 जो है या Al+3 जो है वो सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। उसमें इलेक्ट्रॉन ओनली 10 है और प्रोटॉन 13 है। तो मैक्सिमम अट्रैक्शन किस में होगा? मैक्सिमम अट्रैक्शन इस केस में होगा या नहीं होगा? मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी या नहीं लगेगी, ठीक।
That's why Yes, sir. IE3 is maximum and IE1 is minimum. Minimum. और आपको सुन के आश्चर्य होगा, आपको लगेगा कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, जबरन बोल रहा हूँ। कभी उठा करके आप लास्ट 30 ईयर 20 ईयर के कोई कॉम्पिटिटिव के जो भी आप एग्जाम देने की इन फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, यदि प्लानिंग कर रहे हैं तो लास्ट 30 ईयर या 20 ईयर के आप कुछ पेपर उठा के सॉल्व करिएगा, है ना, और आपको उसके अंदर ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर फॉर सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। कितने आश्चर्य की बात है? अब आप सोचो इतना सिंपल क्वेश्चन आता है क्या? अरे बेटा अभी आप पढ़ रहे हो, क्लासरूम में बैठे हुए हो, कंसेप्ट को समझ रहे हो, इसलिए आपको वो सिंपल लग रहा है ना। 2 साल बाद एग्जाम होना है, अभी तो 11th में हो ना, ठीक, तो 12th आएगा और तब तक तो मैक्सिमम बच्चे हो जो पेपर सेट करते हो उनको भी मालूम है कि 16 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, इसमें से काम के हमारे केवल 1 लाख हैं, बाकी 15 लाख तो सरकार का फायदा करा रहे हैं केवल फॉर्म भर के, है ना। तो ऐसा होता है, तो तब तक मैक्सिमम बच्चे भूल चुके होते हैं। अभी 12th के कोई बच्चे आपके परिचय में हो, उनसे आप डेफिनेशन पूछ लेना आयनाइजेशन एनर्जी की, कितने बता पाते हैं, ठीक। तो आप ये मत ऐसी मत मेंटेलिटी बनानी कि इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, वो सड़ा अभी लग रहा है क्योंकि अभी क्लासरूम में बैठे हुए हो, अभी के अभी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो याद रखना कम से कम 2 साल तक, ओके। चलिए आगे बात कर रहा हूं, सुनिए ध्यान से। अब इसके बाद आता है फैक्टर्स। फैक्टर्स ही मुझे लगता है हम लोग फटाफट एक काम करें, पहले इतने नोट्स बना लेते हैं, पहले इतने नोट्स बनाते हैं फिर फैक्टर्स की बात करते हैं, ठीक। डाली हेडिंग आयनाइजेशन एनर्जी लिखिए। इट इज आल्सो नोन एज ionization enthalpy, ionization enthalpy or ionization potential, और ionization potential, ठीक। एरो का साइन बना के लिखिए। minimum amount of energy required to remove valency electron from isolated gaseous atom is known as ionization energy, ठीक। एरो बना के लिखिए डिनोटेड बाय IE, ये टर्म याद रखना भाई, आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी कोई मेटल यदि सॉलिड भी है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उस सॉलिड मेटल को पहले मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, मोल्टन से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, है ना। तो इसलिए डेफिनेशन में बार बार गैसियस एटम आएगा, है। चलिए डिनोटेड बाय IE, ये फर्स्ट वाला पॉइंट नोट करिए सब लोग, फर्स्ट पॉइंट बोर्ड पे सर। सर डाउट था, बोलिए। सर किसी भी मेटल को पहले मोल्टन स्टेट में करेंगे ना और फिर उसको गैसियस स्टेट में करना, सर इसमें तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी सर। हाँ तो दो ना, क्या दिक्कत है? यस सर। सोडियम को मेल्ट करना और फिर उसको गैसियस में एटम में कन्वर्ट, तो मेल्ट करना तो बहुत आसान है ना। यस सर। चलिए लिखा, फर्स्ट पॉइंट लिखा। यस सर। सेकंड लिखिए, और करके एरो का साइन बना के लिखिए। मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट
minimum amount of heat required to remove valency electron, minimum amount of heat required to remove valency electron from isolated gaseous atom, isolated gaseous atom is ionization enthalpy, is ionization enthalpy denoted by ये लिख लीजिए डेल आई एच, और ये सेकंड पॉइंट नोट कर लीजिए। डेल मतलब चेंज है, आई फॉर आयनाइजेशन एंड एच फॉर हीट, ठीक, और हीट चेंज को कहते हैं एंथैल्पी। हो गया। Yes, sir. थर्ड, मिनिमम पोटेंशियल ब्रैकेट में लिख लो, इन डिस्चार्ज ट्यूब रिक्वायर्ड टू रिमूव valency electron from isolated gaseous atom, is known as ionization potential, सर ये एक बार रिपीट कर दीजिए। मिनिमम पोटेंशियल ब्रैकेट में लिख लो, इन डिस्चार्ज ट्यूब रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंसी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम is known as ionization potential. Arrow denoted by IP, ये थर्ड वाला पॉइंट नोट कीजिए। थर्ड, लिखिए यूनिट्स ऑफ आईई और आईपी, यूनिट्स ऑफ आईई और आईपी, हाँ जी कीजिए, ये नोट कीजिए दोनों बातें। पहले यूनिट लिखिए, फिर उनका रिलेशन लिखिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इक्वल टू ... हरि बोल। सर डाउट था जी, सर क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि सर मतलब जूल पर मोल या फिर जूल पर एटम में एनर्जी? हाँ ऐसा भी आ सकता है, ठीक। वैसे अभी तक मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे नहीं है ना, ठीक है ना, पर आने को तो कुछ भी आ सकता है ना, यूनिट तो कुछ भी पूछ सकता है ना।
तो इतना वेरिएशन करते नहीं, और आ जाएगा तो आपको आता तो यार कन्वर्ट करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम Yes, sir. कितना 1.6 into 10 power minus 19 जूल, -19 जूल। तो बस Yes, sir. 1.6 into 10 power minus 19 जूल। वो तो हम उसके अंदर क्या कर रहे हैं 6.023 into 10 power 23 से मल्टीप्लाई कर से रहे हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। है कि नहीं? तो 1.6 into 10 power minus 19 into 6.023 into 10 power 23, इसलिए वो ऐसा हो रहा है, Yes. है कि नहीं? यस सर। चलिए हेडिंग वाली है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी लिखे, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, first electron from atom, the energy required to remove first electron from atom is first ionization energy, is first ionization energy, ब्रैकेट में लिख लो IE1, IE1 ब्रैकेट क्लोज करके कॉमा लगा के, फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन, फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन IE2, IE2 and for third electron, and for third electron IE3, IE3 नोट डाउन ये पूरा Yes. जितना जो कुछ लिखा है सब नोट कर डालो। सर जी सर वो आपने I3 के मैक्सिमम होने का यही रीजन बताया था ना कि मतलब मैक्सिमम एनर्जी लगती है मतलब वो इलेक्ट्रॉन निकालने। वो कह रहा है बोलो सबसे फोर्सफुली कौन अट्रैक्ट करेगा 13 को या 13 को? सर 13 को। बस मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं वैसे वैसे अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, और अट्रैक्शन यदि बढ़ता जाएगा तो नए इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी नहीं निकलेगी, है ना? यस सर। स्कूल में जब हम जाया करते थे तो मस्ती करा करते थे, आप लोग करते कि नहीं मालूम नहीं, हम तो खूब किया करते थे। तो सामने जो भी बैठता था ऐसे बैठे बैठे उसके बाल खींच देते थे। अब एक बार बाल खींचे उसके तोड़ लिए बाल, है ना? तो वो दूसरी बार थोड़ा संभल के बैठता था ऐसे ऐसे हाथ हाथ लगा करके, तो दूसरी बार बाल तोड़ना रहता था थोड़ी ज्यादा एनर्जी लगती थी। एक दो बार तोड़ लो तो फिर और ऐसे करके बैठ जाता था वो, तो और ज्यादा एनर्जी लगती थी, है ना? तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे ना वैसे वैसे अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, नया इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है? इसलिए IE3 मैक्सिमम है और IE1 मिनिमम है, ठीक है? यस। चलिए हेडिंग डालिए। सर एक डाउट था। अच्छा फिर से डाउट है, बताइए क्या डाउट है, बोलिए। सर ये जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी सर ये सोडियम के केस में एग्जिस्ट नहीं करेगी ना सर? सोडियम में बेटा आप निकाल पाओगे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन? सोडियम में तो पहला इलेक्ट्रॉन निकलते से इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया ना, ठीक है? तो पहला इलेक्ट्रॉन निकलते, अब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन निकालना तो सोचो कितनी भयंकर एनर्जी चाहिए पड़ेगी, है कि नहीं? यस सर। तो इसलिए वो बात ही नहीं करेंगे, हम बात वहां करेंगे जहां निकाले जा सकते हैं, ठीक है? चलिए हेडिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। सुनिए मैं बिना एक्सप्लेनेशन के कुछ लिख रहा हूं बोर्ड के ऊपर, देखें आप लोगों की अकल दौड़ती कि नहीं।
क्या लगता है, क्या मुझे इन तीनों पॉइंट को एक्सप्लेन करना चाहिए या आप सोचने की स्थिति में है खुद? यस सर। नो सर। पक्का सबको आ रहा है समझ में? पहला पॉइंट मैं करूंगा, हालांकि मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, नोट्स भी बनवाऊंगा, सब करूंगा, पर मैं देखूं तो पहले कि आपकी खुद की तैयारी कितनी है। तो पहला पॉइंट लिखा है आयनाइजेशन एनर्जी प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और हम हर बार बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियर अट्रैक्शन। तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, ऐसे किया करो, ऐसे किया करो वहां बैठे। वेरी, चलो सबने बोल लिया एक साथ, अब मेरी बात सुन लो। तो ऐसे किया करो, अपने हाथों की मूवमेंट होनी चाहिए कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को उतने जोर से पकड़ लेगा, और इलेक्ट्रॉन को जोर से पकड़ लेगा तो अब आपको उसके निकालने में एनर्जी कैसी लगेगी? ज्यादा लगेगी। और एनर्जी ज्यादा मतलब आयनाइजेशन एनर्जी हाई। रेडियस, ठीक। अब सिंपल सा कांसेप्ट है, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यदि धीरे धीरे न्यूक्लियस से, है ना, इलेक्ट्रॉन से डिक्रीज होगा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने पे। तो इलेक्ट्रॉन यदि न्यूक्लियस से दूर जा रहा है तो नेचुरल सी बात है उसके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होता जाएगा, और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होता जाएगा तो आप आराम से निकाल लोगे। इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा। यस सर। लास्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या था? स्क्रीनिंग इफेक्ट था कि बाहर यदि कोई इलेक्ट्रॉन है तो जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन भी उसको धक्का मारते हैं, ठीक। न्यूक्लियस तो उसे खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन उसको धक्का मार रहे हैं, भगा रहे हैं बाहर, भग, क्योंकि दोनों पे नेगेटिव नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को धक्का मार के बाहर भगाने की कोशिश करते हैं। अब क्या गड़बड़ हो गई? यदि स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब इन इलेक्ट्रॉन के नंबर ज्यादा हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के नंबर ज्यादा हैं, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन फोर्स ज्यादा लगने लगेगा। रिपल्शन फोर्स ज्यादा लगने लगेगा तो वो दूर जाएगा, और जब दूर जाएगा तो हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं कम एनर्जी देकर के, और आसानी से निकाल सकते हैं कम एनर्जी देकर के, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हुआ। कमाल हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। तो देखिए, यदि पुराने कंसेप्ट आपके क्लियर हैं, है ना, तो देखो सब्जेक्ट कितना आसान हो रहा है, ठीक। लेकिन फिलहाल समय इजाजत नहीं दे रहा, दूसरे बैच का भी टाइम हो रहा है, आप लोगों का भी डेटा खत्म हो रहा है, तो इसलिए अब इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, ये फैक्टर्स, न्यूमेरिकल्स, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। साथ में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। बस 2 क्लासेस का बचा है, खत्म हो रहा है यूनिट आपका, ठीक है। तो अगली क्लास में हम क्या क्या करने वाले हैं, इनके ऊपर ढेर सारे न्यूमेरिकल्स, और साथ में करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाम की कोई चीज, ठीक है ना। चलिए बस आज का कार्यक्रम यहाँ रोकते हैं, किसी को कोई डाउट हो तो रुक जाइए, बाकी लोग लेफ्ट कर सकते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर